और ये इंडिया चाहता है में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर आज दिन भर सियासत गर्म रही। इस खबर को 19% इंडिया चाहता है कि दर्शकों ने देखना चाहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिसके चलते उन पर उत्तर दक्षिण को बांटने के आरोप लग रहे हैं। राहुल के बयान को बीजेपी अब जमकर भुनाने में जुट गई है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. Because affection, of course, is there, but it is the way you do your politics. आउच! राहुल गांधी के एक बयान ने फिर कांग्रेस को कर दिया हिट विकेट। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि जुबान से निकले शब्द और कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। और जब आप राजनीति में हो तो हर शब्द तोल मोल कर बोलना जरूरी है। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी को अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की आदत पड़ गई है। एक बार फिर राहुल का बयान कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। पहले हम आपको राहुल का पूरा बयान सुना देते हैं जो उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में दिया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection, of course, is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me, it has been a learning experience and a pleasure. राहुल को केरल की राजनीति रास आ रही है, अच्छा है। राहुल को केरल में प्यार मिल रहा है, अच्छा है। लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना करना ऐसे नेता के लिए अच्छा नहीं जिसका अब तक का पूरा सियासी करियर उत्तर भारत से चलता रहा। राहुल के इस बयान से उठ खड़े हुए हैं कई सवाल। क्या राहुल ने राजनीति को उत्तर दक्षिण में बांटा? राहुल ने दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारतीयों से ज्यादा समझदार बताया? क्या उत्तर भारत में मुद्दों पर राजनीति नहीं होती? क्या 15 साल तक उत्तर भारत की राजनीति कर राहुल ने कुछ नहीं सीखा? क्या राहुल अपना राजनीतिक बेस शिफ्ट करने की कोशिश में हैं? ये सारे सवाल अब बीजेपी राहुल गांधी से पूछ भी रही है और अपनी सुविधा के अनुसार भुना भी रही है। बीजेपी के हाथ जैसे जैकपॉट लग गया, राहुल पर हमलों की बाढ़ आ गई। एक लोकसभा क्षेत्र जो सतत उनके परिवार को वोट देता आया, जिसने 15 साल बिना किसी विकास के काम के भी फिर भी राहुल गांधी के प्रति उदारता दिखाई, उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों का इतना बड़ा अपमान उन्होंने किया, 1.5 साल बाद भी वो उस हार को भूले नहीं हैं। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? राहुल के बयान ने सेल्फ गोल किया तो कांग्रेस को बचाव के लिए उतरना पड़ा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। इसीलिए सुरजेवाला गोल पोस्ट बदलते रहे। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। सुरजेवाला भले ही डैमेज कंट्रोल में लगे हों, लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता भी राहुल के बयान से सहमत नजर नहीं आए। राहुल गांधी जी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की है। कोई किसी क्षेत्र के अपमान की बात इसमें नहीं दिखती। पर जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न है, हमने पूरे देश को एक समझा है, कभी क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पर लकीरें नहीं खींची। मैंने कहा यार बीजेपी के तो क्या बात है, असली डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स तो बीजेपी करती है, तो उनके आरोप को तो कोई सीरियसली लिया नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान के मतदाता का सवाल है, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो, उसको पूरा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए।
सवाल यह है कि राहुल ने ऐसा क्यों कहा, इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर जरा नजर डालें। 2004 में राहुल पहली बार यूपी के अमेठी से सांसद चुने गए। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। इसके बाद 2009 और 2014 में भी राहुल अमेठी से सांसद रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल केरल के वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़े। अमेठी सीट राहुल हार गए, जबकि केरल की वायनाड सीट से उन्हें जीत हासिल हुई। जाहिर है राहुल का अपनी नई कर्म भूमि के लिए प्रेम छलक कर बाहर आ रहा है, लेकिन इस प्यार में वो ये भूल गए कि उनकी राजनीति का ज्यादातर वक्त उत्तर भारत में गुजरा है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अनजाने में उत्तर दक्षिण का बंटवारा कर दिया, ऐसा कह दिया, या फिर इसके पीछे उनकी कोई रणनीति है। हम दक्षिण भारत में आपको कांग्रेस के आंकड़े दिखाकर कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। इस लोकसभा में दक्षिण भारत से कांग्रेस के खाते में 28 सांसद हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा केरल से 15, तमिलनाडु से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, तेलंगाना में 3 और कर्नाटक और पुडुचेरी से एक सीट कांग्रेस के खाते में आई है। अब अगर उत्तर भारत की बात की जाए, उस पर नजर डालें तो आपके सामने लोकसभा में सिर्फ 9 सीटें कांग्रेस जीत पाई है। इसमें भी 8 सांसद तो केवल पंजाब से आते हैं, जबकि यूपी में सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी रायबरेली की सीट 2019 में जीत पाई थी। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। शायद इन आंकड़ों के मद्देनजर दक्षिण भारत से जुड़ी उम्मीदों के कारण ही राहुल ये जुबानी नजराना पेश कर रहे थे। वैसे राहुल का ये इकलौता बयान नहीं है जिस पर विवाद है। 16 साल के सियासी करियर में उनके नाम ऐसे कई बयान दर्ज है। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. मैं कह नहीं सकता राहुल गांधी के ऊपर कुछ। मैंने देश को बता चुका कि उन्होंने 2 फरवरी को एक प्रश्न किया था जो अनस्टार्ड क्वेश्चन। अब मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति है। मछुआरों के लिए राहुल जी फिशरी विभाग बना हुआ है। दरअसल राहुल की जुबान कई बार कांग्रेस को परेशान कर देती है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आज नाम रखा गया। मोटेरा स्टेडियम आज से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब कहलाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि नाम में क्या रखा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा के उद्घाटन प्रसंग पर आज बुधवार को जब अहमदाबाद में मोटेरा के नए स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया, तब तक जमाने को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुनिया के सबसे बुलंद स्टेडियम का नाम हिंदुस्तान के सबसे बुलंद नेता के नाम पर रखा गया है। नामकरण नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का हो गया है। उसके उद्घाटन अहमदाबाद का ये स्टेडियम पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जबकि इस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल के नाम पर है। अब मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर पीएम मोदी के नाम पर कर दिया गया है। पहले इस स्टेडियम की खासियत के बारे में जान लीजिए। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव 236 एकड़ में फैला है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो पीएम मोदी के नाम पर है। इस स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 लोगों के बैठने की है। ये स्टेडियम करीब 63 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला है। ये एरिया ओलंपिक आकार के 32 फुटबॉल स्टेडियमों के बराबर है। नवंबर 2014 के बाद आज पहली बार इसमें मैच खेला गया। इस नए स्टेडियम को हसरत भरी नजरों से देखने वालों को उद्घाटन से पहले रत्ती भर भनक नहीं थी कि इसका नाम पीएम मोदी के नाम से जुड़ जाएगा। गर्व की बात है, नरेंद्र मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न है वो भी स्पोर्ट्स के लोगों के लिए पूरा होता दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा स्टेडियम और नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ने की वजह से काफ़ी विश्वविख्यात होगा। उन्होंने देश के लिए जो सेवा किया है, अभी स्टिल इज डूइंग फॉर द इंडिया, तो उन्होंने जो किया तो वो सही किया और युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले युवा पीढ़ी के लिए भी वो लोग कुछ सीखे।
लेकिन विवाद छिड़ गया इस बात पर कि पीएम मोदी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम क्यों रखा गया है। विपक्ष लाल हो गया। इसी मैदान पर ठीक एक साल पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत किया था, लेकिन एक साल बाद इस स्टेडियम का नाम पीएम मोदी के नाम पर आया तो पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। क्या ये सरदार पटेल का अपमान नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर मत मांगने वाली भाजपा अब सरदार पटेल का अपमान कर रही है। गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगी। गुजरात पीएम मोदी की जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि रही है, वहीं से निकले और देश की राजनीति पर छा गए। लेकिन प्रधानमंत्री रहते उनके नाम पर बने स्टेडियम पर एक तरफ क्रिकेट का खेल शुरू हुआ तो दूसरी तरफ सियासी खेल। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। सम्मान का सत्ता से कोई नाता नहीं होता, वो शख्सियत से निर्धारित होता है। गांधी किसी पद पर कभी नहीं रहे, लेकिन दुनिया हिंदुस्तान को उनके नाम से जानती है। फिर भी ऐसा माहौल बन जाता है कि अगर सत्ता है तभी सम्मान है। देश में केंद्रीय संस्थानों और योजनाओं की संख्या करीब 60 के आसपास है। इनमें आधे संस्थान और योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं। नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम पर 58 में से 27 संस्थान हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 10 से ज्यादा संस्थाएं चल रही हैं। जिस प्रधानमंत्री के नाम पर जीते जी सबसे ज्यादा योजनाएं बनी वो वाजपेयी ही है। अब पद पर रहते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी को यह शानदार सम्मान मिला है। आइए इस घटना का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम उस शख्स के नाम पर है जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक गुजरात की बागडोर संभाली और पिछले 7 साल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर स्टेडियम बना तो सियासी घमासान तेज हो गया। वो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज मोदी जी का दम्भ और अहंकार इतना भर चुका है, इतना बड़ा उनका मेगालोमेनिया हो चुका है कि उन्होंने सरदार पटेल के नाम को हटा के अपना नाम वहां पर अंकित कर लिया। अब वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ही ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कार्यकाल 10 साल या उससे ज्यादा रहा है। तो सवाल है कि क्या उन प्रधानमंत्रियों ने अपने जीते जी अपने नाम पर कोई ऐतिहासिक निशानी तैयार की थी? 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला जब वो प्रधानमंत्री थे। 1971 में इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री पद पर रहते ही भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया था। 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला जब वो उपराष्ट्रपति थे। वैसे ही 1963 में जाकिर हुसैन को भी उपराष्ट्रपति रहते ही भारत रत्न से नवाजा गया था। इतिहास की उन गलियों में टहलते हुए बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलती रही है, लेकिन आज बारी कांग्रेस की है। ये छोटे मन वाले लोग हैं, ये बड़े कभी हो ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1955 में जीते जी नेहरू जी को भारत रत्न दे दिया था। 1971 में इन्होंने इंदिरा जी के जीते जी उनको भारत रत्न दे दिया था। तो जो परिवारवाद की राजनीति और गांधी नेहरू परिवार के अलावा कुछ सोच नहीं सकते, वही इस तरीके की घटिया बातें कर सकते हैं। इनको शायद ये जानकारी नहीं है या जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। सम्मान की राजनीति काफी पुरानी है। उस सम्मान से ही मूर्तियों की राजनीति भी जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने कई जगहों पर अपनी मूर्तियां लगवा ली थी। तब उनकी काफी आलोचना हुई, लेकिन मायावती उसको दलित अस्मिता और सम्मान से जोड़ देती हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली तो कुछ प्रशंसकों और समर्थकों ने उनकी मूर्ति बना दी थी। मंदिर में उसे लगाकर पूजा पाठ का माहौल बना था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये व्यक्ति पूजा रास नहीं आई। हालांकि ऐसा मौका भी आया जब उनका नाम विवादों में आया। 2015 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक सूट पहना था जिस पर उनका नाम लिखा था। उस पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया था और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उछाला था। आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हिंदुस्तान में हो, इस सपने को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी ने देखा
तो इसे साकार करने के लिए मोटेरा के कायाकल्प का काम शुरू हुआ था। आज ये सपना साकार हो चुका है। दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम तैयार हो चुका है और इसके हर हिस्से में नरेंद्र मोदी का विजन नजर आता है और अब उनकी इस सोच पर उनके नाम की मोहर भी लग गई है। मोटेरा अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।